हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी। नमो नमः। मैं छोटू लाल सैनी, व्याख्याता CDRK सैनी संस्कृत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम यत्नों के बारे में अध्ययन करेंगे कि यत्न किसे कहते हैं और यत्नों के कितने प्रकार हैं और उन यत्नों के प्रकारों का भी हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, यत्न की वर्णों के उच्चारण, देखिए उच्चारण स्थान हमने पढ़े थे। तो वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास, वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास यत्न कहलाता है। यत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास यत्न कहलाता है। यह आपका परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यत्नों को प्रयत्न भी कहते हैं। यत्नों को प्रयत्न भी कहते हैं, प्रयत्न भी कहते हैं। तो देखिए, जो यत्न होते हैं उनको हम प्रयत्न भी कहते हैं। आपकी परीक्षा में वहां पर यत्न आ जाए या प्रयत्न आ जाए, दोनों एक ही बात है, इसलिए यत्नों को हम प्रयत्न भी कहते हैं, यानी कि कोशिश, वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास। देखिए, प्रयास आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो वर्णों के उच्चारण में किया गया प्रयास यत्न कहलाता है, प्रयत्न कहलाता है। यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्न कितने प्रकार के होते हैं? यत्न दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में कहा भी गया है यत्नः द्विधा। नंबर 1 आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। तो देखिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर 3-4 प्रश्न बन चुके हैं कि एक तो यत्नों को प्रयत्न भी कहते हैं और प्रयास को यत्न कहते हैं वर्णों के उच्चारण में। और यत्नः द्विधा, यत्न दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब देखिए, हम यत्नों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, इनकी विशेषताओं और वर्णों के उच्चारणों के बारे में कि किस प्रयत्न से, किस यत्न से कौन सा वर्ण बोला जाता है, आदि के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। यत्न जिन्हें प्रयत्न भी कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, है ना। तो सबसे पहले हम आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं? वर्णों के उच्चारण से पूर्व, यानी कि जो वर्ण उच्चारित होते हैं उनसे पूर्व किया गया आंतरिक प्रयास। हमेशा याद रखना कि आंतरिक प्रयास क्या कहलाता है? आभ्यंतर प्रयत्न। और ये संख्या में कितने होते हैं? 5। 2 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो गए कि आभ्यंतर प्रयत्नों में वर्णों के उच्चारण से पूर्व क्या किया जाता है? आंतरिक प्रयास किया जाता है। वही आंतरिक प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है और ये संख्या में 5 है। अब वो 5 कौन कौन से हैं? पहला
स्पष्ट प्रयत्न, नंबर 2 ईषत् स्पष्ट प्रयत्न, नंबर 3 ईषद विव्रत, और नंबर 4 विव्रत, और नंबर 5 संवृत। एक बार फिर से उच्चारण करेंगे। स्पष्ट प्रयत्न, ईषत् स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संवृत। अब देखिए जो 5 आभ्यंतर प्रयत्न है, इनमें से जो प्रथम 3 कौन कौन से? स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट और ईषद विव्रत। ये तीनों प्रथम 3 प्रयत्न व्यंजन वर्णों से संबंधित है। यानी कि जो हमारी संस्कृत वर्णमाला है उसमें जो जितने भी व्यंजन है उनसे संबंधित जो उनका उच्चारण होता है, आंतरिक प्रयास पहले जो किया जाता है वो प्रथम तीनों प्रयत्न, आभ्यंतर तीनों प्रयत्न व्यंजनों से संबंधित है। अब देखिए कौन कौन से व्यंजन है। इसमें पहला देखिए स्पष्ट। आपको परीक्षा की दृष्टि से यह ध्यान रखना है कि वहां सीधा पूछा जाता है कि स्पष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए सबसे पहला है स्पष्ट प्रयत्न में स्पर्श वर्ण आते हैं। स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं? कादियो माउसा नाम स्पर्शः, कादियो माउसा नाम स्पर्शः। क से लेकर मा तक जो भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और ये स्पर्श वर्ण स्पष्ट प्रयत्न में आते हैं। अब देखिए, अब स्पर्श क से लेकर मा तक, अब क से लेकर जो उदित वर्ण है, आपको यहाँ एक प्रश्न और मिल गया कि उदित वर्ण कौन कौन से? कुचुटुपु एते उदिताः, कुचुटुपु एते उदिताः। ध्यान रखना, परीक्षा में पूछ ले कि ये कु क्या है? उदित वर्ण है। चु क्या है? उदित वर्ण है। टू क्या है? उदित वर्ण है। पु क्या है? उदित वर्ण। तो ये चारों वर्गों का पहला अक्षर है। तो कु वर्ग, चु वर्ग, टू वर्ग, पु वर्ग उदित वर्ण। तो ये मान लीजिए वहां पर स्पर्श वर्ण हो या उदित वर्ण हो, एक ही बात है, लेकिन इनको क से लेकर मा तक बोला जाता है और इनको कु वर्ग, चु वर्ग, टू वर्ग, पु वर्ग यानी उदित वर्ण बोला जाता है। तो क से लेकर मा तक के जितने भी वर्ण हैं वो स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कादियो माउसा नाम स्पर्शा कुचुटुपु एते उदिताः। उदित वर्ण बोले या स्पर्श वर्ण बोले एक ही है, ये सब स्पष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। नंबर 2 ईषत् स्पष्ट। अब देखिए मैंने पहले ही बता दिया कि ये भी ईषत् स्पष्ट जो प्रयत्न है ये भी व्यंजनों से संबंधित है। जो हमारे अंतस्थ वर्ण है, 4 अंतस्थ वर्ण है, वो चारों अंतस्थ वर्ण ईषत् स्पष्ट से संबंधित है। चारों वर्ण कौन कौन से? ये व रल, ये व रल, ये चारों वर्ण क्या है? ईषत् स्पष्ट। इसके बाद नंबर 3 ईषद विव्रत। ईषद विव्रत भी व्यंजन वर्णों से संबंधित प्रयत्न है और इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। जो हमारे वर्णमाला के ऊष्म वर्ण है और ऊष्म वर्ण 4 है, स, स, ह, तीनों श और ह। श, स। अब आपसे परीक्षा में ह पूछ ले, ह दे दिया कि ह का यत्न कौन सा है, तो ह का यत्न आभ्यंतर प्रयत्न पूछेगा। ह का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? तो आप ईषत् विव्रत। स दे देगा तो वहां पूछेगा कि श का आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है? ईषद विव्रत। इस तरह वर्ण देकर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान से समझना होगा। इसके बाद देखिए 3 व्यंजन वर्णों से संबंधित प्रयत्न हो गए। इसके बाद है विव्रत।
नंबर 4 विव्रत, जो विव्रत वर्ण है और संव्रत, ये दोनों अंतिम 2 स्वरों से संबंधित है। देखिए व्यंजन वर्णों से संबंधित है शुरू के 3 और अंतिम 2 स्वरों से संबंधित, यानी जितने भी स्वर आते हैं वो विव्रत और संव्रत के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब विव्रत में कौन कौन से वर्ण आएंगे। विव्रत में संपूर्ण अच्च स्वर, यानी कि पूरे स्वर आ जाते हैं। और इसके बाद जो संव्रत है, यहां ध्यान देने की बात है, ध्यान से समझो। जो संव्रत वर्ण है उसके अंतर्गत ऋस्व आ, ध्यान रखना, केवल ऋस्व आ का लौकिक प्रयोग दशा में, यानी कि हम लौकिक प्रयोग दशा में वर्णन करें, प्रयोग करें तो वो संव्रत वर्ण होगा। यानी कि संव्रत वर्ण कब होगा, जब इसका ऋस्व आ का लौकिक प्रयोग दशा में प्रयोग करें। और यदि हम व्याकरण की प्रक्रिया में, यहां ध्यान रखना यह लौकिक प्रक्रिया है और यहां व्याकरण की प्रक्रिया है, व्याकरण की प्रक्रिया में प्रयोग करें तो इसका भी क्या हो जाएगा, विव्रत होता है, क्योंकि विव्रत में पूरे अच्च स्वर आते हैं। अब मान लीजिए आप यहां केवल ये जो विव्रत का प्रावधान है ना, केवल ऋस्व आ के लिए किया गया है, ऋस्व आ के लिए, ऋस्व आ के लिए प्रावधान है केवल इसका संव्रत का, नहीं तो पूरे अच्च स्वर विव्रत में आते हैं। ध्यान रखना व्याकरण की प्रक्रिया में आपसे पूछेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि आ संव्रत में आएगा ना, वहां जरूर देगा व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विव्रत का प्रयत्न कौन सा है, तो विव्रत प्रयत्न होगा इसमें। और वहां पूछ ले कि लौकिक दशा में ऋस्व आ का प्रयोग हो तो वहां पर आपको संव्रत कहना होगा, ध्यान रखना। इसके बाद अब देखिए जो ये संव्रत का प्रावधान है केवल ऋस्व आ स्वर के लिए। अब मान लीजिए वहां आपसे परीक्षा में कई बार पूछा आ दे दे और आपसे पूछे कि इसका आभ्यंतर प्रयत्न कौन सा है, क्या होगा, आप सोचेंगे कि यहाँ इस तरह का मामला फंसा हुआ है तो इसको मत कर देना, केवल ये ऋस्व आ के लिए है, इसमें विव्रत होगी, क्योंकि संपूर्ण अच्च स्वर इसके जो विव्रत उसी के अंतर्गत आते हैं, तो इसका क्या होगा, प्रयत्न विव्रत। अब देखिए इसके बाद मैंने यहां लिखा सिद्धांत कौमुदी और भट्टोजी दीक्षित। ये इसलिए लिखा है कि जो सिद्धांत कौमुदी के प्रवर्तक है, लेखक है भट्टोजी दीक्षित, इन्होंने प्रयत्न कितने माने हैं, प्रयत्न 4 माने हैं। ध्यान रखना भट्टोजी दीक्षित के अनुसार प्रयत्न 4 हैं। इन्होंने क्या किया, जो ईषद विव्रत और विव्रत का एक ही मान लिया, तो उन्होंने माना स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत एक में और संव्रत, इस तरह उन्होंने 4 प्रयत्न माने हैं। तो देखिए आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से हैं और बाह्य प्रयत्नों के बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो इसमें से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। ये प्रयत्नों का अध्ययन हम वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे, जो शीघ्र ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप